नमस्कार साथियों, रियल एजुकेशन सेंटर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं जो कि सभी परीक्षा के लिए उपयोगी है, चाहे वह बीएसएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो। जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है करंट अफेयर से। और ये करंट अफेयर जो है हम विस्तार से पढ़ाएंगे। सप्ताह में एक दिन हमने विचार किया है कि करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, उसके बाद जो है एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम आप लोगों को अच्छी जानकारी दे पाएं। भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश जो हैं के बारे में हम लोग जानते हैं, जो कि 91 मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना बने हैं। 11 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजीव खन्ना को भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। इससे पहले डीवाई चंद्रचूड़ थे। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना 13 मई 2025 को अपने पद से सेवानिवृत्त होंगे। आइए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के बारे में कुछ जानकारी देखें। उनके पिता देवराज खन्ना दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं। इनके चाचा न्यायमूर्ति हंसराज खन्ना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। इन्होंने वर्ष 1977 में जब आपातकाल लगा था भारत में, तो उस दौरान व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वकालत की थी, जिसके कारण वरिष्ठता के बावजूद भी इन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं नियुक्त किया गया। मुख्य न्यायाधीश से संबंधित कुछ तथ्य हैं, जैसे संविधान का अनुच्छेद 124 के 2 में राष्ट्रपति को अन्य न्यायाधीशों के परामर्श से जो निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के अनुसार अगले मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है। परंपरा के अनुसार वर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा सुझाया गया उत्तराधिकारी प्रायः सर्वोच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता है। हालांकि यह परंपरा 2 बार टूट चुका है। वर्ष 1973 में न्यायमूर्ति एन रे को 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों के स्थान पर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था, और 1977 में न्यायमूर्ति हंसराज खन्ना की जगह न्यायमूर्ति मिर्जा हमीदुल्लाह को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। एक बार नियुक्त होने पर जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। संविधान में कार्यकाल की कोई निश्चित पदावधि निर्धारित नहीं की गई है। इन्हें केवल संसद द्वारा निश्चित पदच्युत प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं। इनके जो वेतन भत्ते होते हैं वो वर्ष 2018 में मुख्य न्यायाधीश का वेतन प्रति माह 1 लाख रुपए से बढ़ा के 2,80,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। और एक वित्तीय आपातकाल के दौरान जो है इनके वेतन भत्ते को कम किया जा सकता है। इसके अलावा इनको निःशुल्क आवास, अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा कार्ड, टेलीफोन, ये सब भी मिलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन एवं भत्ते भारत की संचित निधि से मिलते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते राज्यों की संचित निधि पर तथा पेंशन भारत की संचित निधि पर पारित होती है। राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है यदि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाए, अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तथा मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्व के निर्वहन में असमर्थ हो। पदच्युत प्रक्रिया जो है निर्वाचन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वो इस प्रकार है। अनुच्छेद 124 के 4 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जो मुख्य न्यायाधीश पर भी लागू होती है। अनुच्छेद 124 का 4 उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि राष्ट्रपति द्वारा पारित आदेश के पश्चात संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा सिद्ध कदाचार
या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाने के लिए उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष अभिभाषण प्रस्तुत न कर दिया गया। महाभियोग की प्रक्रिया से भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, जिसकी प्रक्रिया निम्नलिखित है। राष्ट्रपति के निष्कासन प्रस्ताव पर 100 सदस्यों या 50 सदस्य राज्यसभा, 100 सदस्य लोकसभा या 50 सदस्य राज्यसभा द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद अध्यक्ष या सभापति को दिया जाना चाहिए। यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो अध्यक्ष सभापति द्वारा इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की जाती है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एवं प्रतिष्ठित न्यायवादी होते हैं। यदि सीमित न्यायाधीश को दुर्व्यवहार का दोषी या असक्षम पाती है तो सदन इस प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। विशेष बहुमत से दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति को भेजा जाता है। अंत में राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी कर देते हैं। अभी तक किसी भी मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं उसका दायित्व होता है कि राष्ट्रपति अधिनियम 1969 में निर्दिष्ट है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का जब दोनों पद रिक्त होने की स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 और वर्ष 1966 के सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया नियम के अनुसार मुख्य न्यायाधीश को अन्य न्यायाधीश के मामले में कार्य आवंटन का अधिकार होता है। मुख्य न्यायाधीश को मास्टर ऑफ द रोस्टर और समकक्षों में प्रथम कहा जाता है। मास्टर ऑफ द रोस्टर अपने कार्य के रूप में मुख्य न्यायाधीश न्यायालय की विभिन्न पीठों को मामले आवंटित करते हैं और संविधान पीठ बनाने के लिए न्यायाधीशों का चयन करते हैं जो कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश समानों में प्रथम है, जिसका अर्थ है कि न्यायिक पक्ष में जो मुख्य न्यायाधीश के पास किसी भी अन्य न्यायाधीश के समान शक्ति है, जबकि प्रशासनिक पक्ष में मुख्य न्यायाधीश के पास अन्य न्यायाधीश के अधिक से अधिक कुछ अन्य शक्तियां प्राप्त है। इसके साथ ही जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के वास्तविक कुलपति, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के अध्यक्ष होते हैं। वरीयता सूची में भारत के मुख्य न्यायाधीश का स्थान देखा जाए तो 6ठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से रखा गया है। वरीयता क्रम सूची राष्ट्रपति सचिवालय के माध्यम से स्थापित की जाती है और गृह मंत्रालय द्वारा बनाई रखी जाती है। आइए भारत के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। ब्रिटिश भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस लिनफोर्ड ग्वायर 1937 से 43। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हीरालाल जेकानिया 1947 से 51 तक रहे थे। भारत के द्वितीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम पतंजलि शास्त्री 51 से 54 तक रहे थे। सबसे लंबा कार्यकाल 13 वर्ष का था न्यायमूर्ति यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ वाई चंद्रचूड़ का 1972 से 85 तक। सबसे छोटा कार्यकाल मात्र 17 दिन का रहा था कमल नारायण सिंह 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक। भारत के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, उसको देखते हैं। अनुच्छेद 124 का 1 सर्वोच्च न्यायालय के गठन में मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख है। अनुच्छेद 124 के 2 में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है। 124 के 4 में मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। 124 के 6 में राष्ट्रपति के समक्ष शपथ। 124 के 7 में भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकार के समक्ष वकालत पर रोक लगा सकते हैं। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ते हैं। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 145 मुख्य न्यायाधीश को अन्य न्यायाधीशों को मामले काम आवंटित करने का अधिकार है।
तो ये था मुख्य न्यायाधीश से संबंधित कुछ विशेष तथ्य। आज आगे हम लोग बात करेंगे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी के संजय मूर्ति को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया है। के संजय मूर्ति शिक्षा मंत्रालय में सचिव थे। इन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया है। आइए कैग के कुछ संवैधानिक प्रावधान को देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। यह भारतीय लेखा परीक्षण एवं लेखा विभाग का प्रमुख होता है। यह लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ ही देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। इसका नियंत्रण केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर पर होता है। अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का वर्णन किया गया है। आइए कैग के नियुक्ति एवं पदच्युत के बारे में देखते हैं। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उन्हें उनके पद से केवल उसी प्रक्रिया एवं आधारों पर हटाया जाएगा जिस प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। कैग अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। इनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, इसमें से जो भी पहले या तो 6 वर्ष की अवधि पूरा हो जाए या 65 वर्ष उनका हो जाए उम्र। शपथ। कैग पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस नियुक्त प्रतिनिधि के समक्ष तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेते हैं। अन्य पद पात्रता। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदच्युति के बाद केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद का पात्र नहीं होता है। कैग का वेतन और भत्ते देखते हैं हम लोग। कैग का वेतन एवं सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जो संसद विधि द्वारा निर्धारित की जाती है। वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन 2,50,000 रुपये प्रति माह है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है। कैग का वेतन एवं उसके कार्यकाल के सभी प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। कैग के कुछ कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में देखते हैं। संसद और संविधान द्वारा कैग के निम्नलिखित कार्य और कर्तव्य हैं। भारत एवं प्रत्येक राज्य और विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों की संचित निधि, आकस्मिक निधि एवं तथा लोक लेखा से सभी व्यय का लेखा परीक्षण। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के किसी विभाग द्वारा सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ और हानि लेखाओं, तुलन पत्रों और अनुषंगी लेखाओं का लेखा परीक्षण। वह निम्नांकित प्राप्तियों एवं व्यय का भी लेखा परीक्षण करता है। ऐसे सभी निकाय एवं प्राधिकरण जिन्हें केंद्र या राज्य सरकारों से अनुदान मिलता है, सभी सरकारी कंपनियां, अन्य निगमों एवं निकायों का लेखा परीक्षण। व ऋण, निक्षेप निधि, जमा, अग्रिम, बचत खाता और धन प्रेषण व्यवसाय से संबंधित केंद्रीय और राज्य सरकारों के सभी लेन देनों का लेखा परीक्षण करता है। वह राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं का भी लेख परीक्षण करता है। वह किसी कर या शुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारण एवं प्रमाणन करता है तथा उसका प्रमाण पत्र अंतिम होता है। वह संसद की लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। कैग राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट। ब्रिटिश भारत के पहले महालेखा परीक्षक सर एडमंड ड्रमंड थे। वे 16 नवंबर 1860 से 31 मार्च 1862 तक इस पद पे रहे। वीर नरहरि राव भारत के पहले कैग थे। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के पहले ऐसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे जिन्होंने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थाओं के संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। आइए संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के लक्ष्य में जो कुछ संदर्भ है उसको देखते हैं।
भारत सरकार ने देश के संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले समारोह की शुरुआत की। यह समारोह संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर 2024 से शुरू हुआ। यह समारोह हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान के तहत आयोजित किया जा रहा है। संविधान दिवस 2024 की शुरुआत 19 नवंबर 2015। आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। उद्देश्य नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना। 26 नवंबर का महत्व इसलिए है क्योंकि भारत की संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मर्थित किया गया था। संविधान की विरासत से नागरिकों को परस्पर संवाद, गतिविधियों एवं संसाधनों के माध्यम से जोड़ने के लिए एक वेबसाइट समर्पित वेबसाइट constitution75.com का उद्घाटन किया गया। 26 नवंबर 2024 को स्कूल, दफ्तर, शहरों से लेकर गांवों तक पूरा देश में लाखों लोगों ने एक साथ संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया। 26 नवंबर 2024 को संसद में एक उद्घाटित कार्यक्रम की मुख्य विशेषता जो है भारतीय संविधान की महिमा, इसके निर्माण एवं ऐतिहासिक यात्रा को समर्पित लघु फिल्म की प्रस्तुति, भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। भारत के संविधान का निर्माण एक झलक और भारत के संविधान के निर्माण एवं इसकी गौरवशाली यात्रा शीर्षक पुस्तकों का विमोचन किया गया। भारतीय संविधान का संस्कृत भाषा और मैथिली भाषा में विमोचन किया गया। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान के बारे में उद्घाटन 24 जनवरी 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा नई दिल्ली में की गई, जिसका उद्देश्य भारतीय समाज को आकार देने में संविधान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में शिक्षित करना था। गणतंत्र के रूप में भारत के 75वें वर्ष के अवसर पर हमारा संविधान अभियान वर्ष 2047 तक विकसित भारत की कल्पना का समर्थन करता है। आइए भारतीय संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। संविधान के मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे। हालांकि वर्तमान में जो है 106 संशोधनों के पश्चात अनुच्छेदों की संख्या 470 हो गई, जिन्हें 25 भाग और 12 अनुसूचियों में विभाजित किया गया। संविधान निर्माण अवधि 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। पूर्ण रूप से संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 थी। संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान के लेखक प्रेम बिहारी नारायण वाजपेयी हिंदी एवं अंग्रेजी में 2 मूल प्रतिलिपियां लिखे थे। संविधान के चित्रकार नंदलाल बौद्ध थे। मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना केशवानंद भारतीवाद 1973। भारतीय संविधान सभा में मूलतः 15 महिलाएं, 26 अनुसूचित जाति एवं 33 अनुसूचित जनजाति के सदस्य शामिल थे। बाद में 3 महिलाएं पाकिस्तान चली गई थी। तो इस तरह हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारा संविधान हमारा सम्मान संविधान में निहित न्याय, समानता एवं स्वतंत्रता के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह अभियान न केवल कानूनी जागरूकता को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि गांव से लेकर शहरी केंद्रों तक हर नागरिक को उनके अधिकारों की रक्षा करने के साधनों के साथ सशक्त बना रहा है। अल्पसंख्यक संस्थानों पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो आया है, सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 4:3 के बहुमत से एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में मान्यता को बरकरार रखा है।
आइए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य देखते हैं। भारत के संविधान के तहत समानता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 15 में शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण से संबंधित है। इसे 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। चाहे ऐसे संस्थानों को राज्य द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता हो या नहीं। इस प्रकार यह आरक्षण निजी शैक्षणिक संस्थाओं के लिए भी है, किंतु अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर यह आरक्षण लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 30 के तहत शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 30 के क में अल्पसंख्यक वर्गों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यक को अपनी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना प्रबंधन का अधिकार है। राज्य अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षण संस्थाओं के संपत्ति अर्जन पर निर्धारित राशि प्रदान करेगा। आइए अब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कुछ तथ्य देखते हैं। हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का अगला 43वां राष्ट्रपति चुना गया, जबकि जेम्स डेविड वेंस जेडी वेंस को उपराष्ट्रपति चुना गया। अमेरिका दुनिया का एकमात्र ऐसा लोकतंत्र है जहां राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार सर्वाधिक मत प्राप्त करने के बाद भी चुनाव हार सकता है। अमेरिका के इतिहास में 4 बार 1800, 1824, 2000 और 2016 के चुनावों में ऐसा हुआ है। इसका प्रमुख कारण अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली में निर्वाचक मंडल की भूमिका का महत्वपूर्ण होना है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी दो प्रमुख प्रतिद्वंदी होते हैं। रिपब्लिकन पार्टी का राजनीतिक प्रतीक हाथी और डेमोक्रेटिक पार्टी का राजनीतिक प्रतीक गधा माना जाता है। हालांकि ये इसके चुनाव चिन्ह नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी को ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी कहते हैं। आइए कुछ अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति अपने राज्य का राज प्रमुख होता है और सरकार प्रमुख होता है। और ये जो होते हैं सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ भी होते हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। इनकी चुनाव प्रणाली जो है निर्वाचक मंडल के माध्यम से अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम 2 कार्यकाल की सीमा तक ही राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं। राष्ट्रपति पद की जो योग्यता है अमेरिका में, वह संयुक्त राज्य अमेरिका का प्राकृतिक नागरिक होना चाहिए। कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कम से कम 14 वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास होना चाहिए। चुनावी वर्ष के नवंबर माह में पहले सोमवार को अगले दिन अर्थात मंगलवार को अमेरिका में राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल, सीनेट तथा प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के लिए चुनाव होता है, जिसे मतदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। शपथ जो होता है अमेरिकी राष्ट्रपति का, वो 20 जनवरी से शुरू होता है। आइए अमेरिकी संसद के बारे में कुछ जानते हैं। अमेरिका के संघीय सरकार की द्विसदनीय विधायिका को अमेरिका कांग्रेस कहते हैं। सीनेट जो होता है यह कांग्रेस का उच्च सदन है। इसमें सभी 50 राज्यों को समान प्रतिनिधित्व के आधार पर 2-2 सीटें आवंटित की गई है। इसकी कुल संख्या 100 है। इसके कार्यकाल जो को देखा जाए तो सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है और प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 नए सदस्य निर्वाचित होते हैं। अमेरिकी संसद की योग्यता को देखा जाए तो 30 वर्ष की आयु, 9 वर्षों से नागरिक और चुनाव के समय राज्य का निवासी होना चाहिए। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि सभा या कांग्रेस का निम्न सदन है। इसमें वर्ष 2020 की जनगणना के आधार पर सभी राज्यों को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें
आवंटित की गई। इस सदन में कुल 435 सीटें हैं। इसकी प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है और प्रत्येक संवर्ष में फिर से इसका चुनाव होता है। इसके लिए जो योग्यता है प्रतिनिधि सभा के लिए 25 वर्ष का होना चाहिए, 7 वर्ष से नागरिक होना चाहिए और चुनाव के समय राज्य का निवासी होना चाहिए। जो प्रमुख तथ्य हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं अमेरिका के राष्ट्रपति से संबंधित, वो इस प्रकार है। प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन 1789 से 1795 के दौरान। गिरि युद्ध के दौरान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे 1861 से 1865 के बीच। सबसे युवा जो राष्ट्रपति थे वो थे थियोडर रूजवेल्ट 42 वर्ष की आयु में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। प्रथम ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रपति बराक ओबामा थे। अमेरिका में अभी तक कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं चुनी गई। आइए देखते हैं, हाल ही में केरल उच्च न्यायालय ने अपने कुछ हालिया निर्णय में महिलाओं की निजता का अधिकार एवं सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के प्रति किए गए व्यवहार एवं कृत्यों के कानूनी पक्ष के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं, जिसका प्रभाव समाज में वृहद स्तर पर परिलक्षित होगा। निजता का अधिकार है क्या, इसके बारे में जानते हैं। निजता का अधिकार से तात्पर्य किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी एवं गतिविधियों या व्यक्तिगत स्थान को निजी रखने के अधिकार से है, जो वैध सार्वजनिक हित या चिंता का विषय नहीं है। निजता का अधिकार का उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि लोग समाज में अवांछित व्यवधानों या अनुचित हस्तक्षेप के बिना शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। इसकी अवधारणा की उत्पत्ति सर्वप्रथम 1890 में दो अमेरिकी वैज्ञानिक विद्वान सैमुअल डी वॉरेन एवं लुईस डी ब्रॉन्डी ने हार्वर्ड लॉ रिव्यू में प्रकाशित अपने लेख में गोपनीयता के अधिकार के सामने रखी थी। जो निजता के अधिकार के पहलू हैं वो शांतिपूर्ण जीवन जीने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को शांत एवं शांतिपूर्ण तरीके से रहने का अधिकार है। कोई भी उसके निजी जीवन में अवैध जासूसी उत्पीड़न से मुक्त होना और उसका घर अवैध निगरानी, मॉनिटरिंग या फोटोग्राफी से मुक्त होना चाहिए। व्यक्तिगत जानकारी पर नियंत्रण का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे उसके स्वास्थ्य के बारे में, जीवन का अनुभव, धार्मिक विश्वास, वैवाहिक स्थिति, वित्तीय स्थिति, सामाजिक संबंध आदि के बारे में जानकारी संग्रहित करने, संरक्षित करने और प्रसारित करने का विशेष अधिकार होगा। संचार और पत्राचार की गोपनीयता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को पत्राचार, टेलीफोन संचार, मेल, ईमेल, केबल एवं अन्य संचार की गोपनीयता का अधिकार होगा। अपनी निजता का उपयोग का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को वाणिज्यिक या गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए अपनी निजता का उपयोग करने का अधिकार होगा, हालांकि उसकी अपनी निजता का उपयोग कानून का उल्लंघन नहीं करेगा या सार्वजनिक हित को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। केरल उच्च न्यायालय के जो हालिया निर्णय लिए गए हैं निजता के अधिकार के बारे में। अजीत पिल्ले बनाम केरल राज्यवाद 2022। अजीत पिल्ले बनाम केरल राज्यवाद में केरल उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के अनुसार यदि कोई महिला किसी सार्वजनिक या निजी स्थान पर दिखाई देती है जहां उसे आमतौर पर गोपनीयता की उम्मीद नहीं होती है, तो कोई भी व्यक्ति जो ऐसी स्थिति में उसकी छवि देखता है या कैप्चर करता है तो इसे उसकी गोपनीयता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा और ऐसी स्थिति में आईपीसी की धारा 354 के तहत कोई अपराध लागू नहीं होगा। न्यायमूर्ति ए बदरुद्दीन ने स्पष्ट किया कि किसी महिला को केवल ऐसे वातावरण में निजी कृत्य करते हुए देखना या उसकी तस्वीर लेना ही दंडनीय है जहां वह निजता की अपेक्षा करती है। भारत में अक्टूबर 2024 में बांग्लादेश कालाजार उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है। भारत भी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कालाजार को समाप्त करने के निकट पहुंच सकता है। G20 शिखर सम्मेलन। युद्ध एवं संघर्ष की वैश्विक परिस्थिति के मध्य ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन का समापन जलवायु वित्त को बढ़ाने एवं नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करने के आह्वान के साथ हुआ। साथ ही गाजा एवं लेबनान के तत्काल युद्ध विराम और यूक्रेन के में
व्यापक शांति पर भी जोर दिया गया। आइए G20 शिखर सम्मेलन जो 2024 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 18-19 नवंबर को हुआ था उसके बारे में कुछ देख। यह ब्राजील में आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन था जिसका थीम था एक न्यायसंगत विश्व एवं एक संधारणीय ग्रह का निर्माण। इसकी अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा के द्वारा किया गया था। यह 19वां संस्करण था। 19 सदस्य देश इसमें भागीदारी बने थे, अफ्रीकी संघ एवं यूरोपीय संघ। इसका जो मुख्य एजेंडा था सामाजिक समावेशन एवं भूख के विरुद्ध संघर्ष, ऊर्जा परिवर्तन एवं सतत विकास, वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार, जिसका प्रमुख निष्कर्ष निकला अंत में G20 नेताओं ने रियो घोषणा पत्र पर आम सहमति बनाई। G20 के बारे में कुछ प्रमुख तत्व देखते हैं जो कि परीक्षा में उपयोगी है। G20 की स्थापना 1999 में की गई थी जिसका उद्देश्य है वैश्विक आर्थिक विकास के लिए जो सदस्य देश है उसके बीच स्थिरता एवं सतत विकास के लिए नीतिगत समन्वय स्थापित करना, वित्तीय संकटों को रोकने वाले नियमों को बढ़ावा देना, एक नई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना का निर्माण करना। अभी इनमें 19 देश हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके और अमेरिका और यूरोपीय संघ एवं अफ्रीकी संघ। इसकी अध्यक्षता जो होता है वार्षिक रूप से बदल बदल के रोटेशन के आधार पर किया जाता है। अध्यक्षता को वर्तमान पिछले अगले मेजबान देशों के समूह से बने ट्रोइका का समर्थित किया जाता है। वर्ष 2024 के ट्रोइका में भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका शामिल है। G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन डीसी अमेरिका में हुआ था। वर्तमान 19वां संस्करण था जिसका आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में किया गया। 18वां संस्करण वर्ष 2023 में भारत में आयोजित किया गया था। 20वां संस्करण 2025 में दक्षिण अफ्रीका में और 21वां संस्करण वर्ष 2026 में अमेरिका में आयोजित किया जाएगा, जिसका कोई भी सचिवालय नहीं है। G20 के सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और दुनिया की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो साथियों आज इतना ही। अगले बार हम लेके आएंगे जो कि परीक्षा के लिए उपयोगी है।